पास करते हैं लेक्चर नंबर 24। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज़। आप लोग स्टार्ट से पूछते आए हैं कि सर ये केस स्टडी इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। शुरू में थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर मैं आपके काम करना चाह रहा था। कंसेप्ट बिल्डिंग हमारी हो गई है, हमें अंदाज़ा हो गया कि केस स्टडी क्वेश्चन जो है उनको एनालिटिकली कैसे सॉल्व करना है, यानी हमारे जहन में उसका सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन हम उसको अभी ड्राफ्ट करने के काबिल नहीं हैं। ठीक है, एग्जाम लेवल के ऊपर जिस तरीके से ड्राफ्टिंग या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो हमें नहीं पता। ये पता चल जाता है इसमें यस होगा, नो होगा और क्यों होगा। रेडिमेड लीगल प्रोविजन को भी हमने ऐसे ही है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो माइंड में हमारे कंसेप्ट आ जाता है उसको हमने पेपर पे कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास हमारा पेपर ही जाएगा ना। पेपर पे कैसे प्रेजेंट करना है, कौन सी अप्रोच होनी चाहिए जिसको हमने फॉलो करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स हम केस स्टडी में ले सके। फिर उसके बाद टेस्ट 1 की डिस्कशन होगी हमारी। टेस्ट 1 की डिस्कशन अभी तक हमारी नहीं हुई ना? हाँ बिल्कुल, आज के लेक्चर में टेस्ट 1 की डिस्कशन होगी। आज के लिए आपकी होम असाइनमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी होम असाइनमेंट है कि जो कुछ आप सीखेंगे अप्रोच उसको आपने फॉलो करना है, और आइंदा जो भी केस स्टडी आपने अटेम्प्ट करनी है रिटन फॉर्म में, कोशिश करनी है कि इसी अप्रोच के मुताबिक उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट कर। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन हो आपका पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो बेसिकली आता है सामने जब डेथ हो जाए प्रोमिसर की। ठीक है, तो प्रोमिसर की डेथ से पहले लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, लेकिन उनका सर वैसे फर्ज कीजिए एक आदमी है, वो जिंदा, उसके बेटे हैं, उसके वाली वारिस आना है, उसकी डेथ के बाद वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। लेकिन अगर उसकी बजाय उसके बेटे उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर देते हैं और जो प्रॉमिस है उसको कोई एतराज भी नहीं है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या ये वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगी? सब यस। उसके बिहाफ पे देखिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो, अगर प्रॉमिस को एतराज नहीं है ना, तो दुनिया का कोई भी बंदा, चाहे वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है चाहे नहीं है, एजेंट है या नहीं है, वो अगर परफॉर्म करता है प्रॉमिसर के बिहाफ पे और प्रॉमिस को कोई एतराज नहीं, एक्सेप्ट कर लेता है, प्रॉमिस पूरा हो गया। ठीक है, उसका जी प्रोविजन कोई से भी लिख, आप थर्ड पार्टी वाली प्रोविजन लिख दें, थर्ड पार्टी वाली प्रोविजन लिख दें इसमें। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाली पे लिख देंगे, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि थर्ड पार्टी वाली प्रोविजन लिखते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेथ के केस में सामने आते हैं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना पहला ऑब्जेक्टिव, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज। ठीक है, ये पेज आपके साथ शेयर कर दिया गया है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है असल में उसका मतलब क्या है, आप ताकि आप जब घर जाके इसको पढ़े आप कंफर्टेबल हो। हाउ टू सॉल्व केस स्टडी ऑफ बिजनेस लॉ। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें केस स्टडीज टेस्ट की जाती हैं। ठीक है, वो मैनेजमेंट में भी केस स्टडी टेस्ट की जाती हैं, लॉ में भी केस स्टडी टेस्ट की जाती है, मार्केटिंग सब्जेक्ट है उसमें भी केस स्टडीज, और भी सब्जेक्ट्स में। लेकिन हर सब्जेक्ट की केस स्टडी को सॉल्व करने की नेचर भी उसकी डिफरेंट होती है, उसको सॉल्व करने का तरीकाकार भी डिफरेंट। हम कोई एक यूनिवर्सल मेथड नहीं डिजाइन कर सकते कि जिसके मुताबिक दुनिया की हर केस स्टडी सॉल्व हो जाए। तो जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं वो बेसिकली हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक अप्रोच है बिजनेस लॉ से रिलेटेड। मे भी आप मैनेजमेंट पढ़े, उसमें केस स्टडी अटेम्प्ट करने का तरीकाकार आपको डिफरेंट बताया जाए, उसकी मेरी गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको केस स्टडीज बता रहा हूं कि किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करनी है बिजनेस लॉ की केस स्टडीज। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट की केस स्टडी का तरीकाकार हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, वो रेलिवेंट टीचर आपको सिखाएंगे। दो स्टेप्स हैं केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने के लिए। हमने इस अप्रोच को दो स्टेप्स में, एक, आइडेंटिफाई वेदर इट इज ए केस स्टडी और क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता है हमारे पेपर में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह के। पहला एमसीक्यू, शाबाश, और दूसरा रिप्रोडक्शन यानी रटे वाला क्वेश्चन कि हमने रटा लगाया और उससे पूछा एज इट इज हमने छाप दिया। डेफिनेशन वगैरह होती है या एसेंशियल्स वगैरह जब वो पूछता है हम एज इट इज छाप देते हैं। तीसरा केस स्टडीज, केस स्टडीज। ठीक है, स्टूडेंट्स को नॉर्मली पहले 2 में प्रॉब्लम नहीं आती, तीसरे में प्रॉब्लम आती। अच्छा मुझे बताइए, लेकिन मैं तरतीब से चलूंगा, तीनों को डिस्कस करते। एग्जाम में आप पहचान लेंगे कि ये एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है? कैसे पता चलेगा? ऑप्शंस गिवन, देखते ही पता चल जाएगा ये एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शंस दी होंगी। वो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। पेज के दरमियान में लाइन लगानी है, लेफ्ट साइड पे नंबर, राइट साइड पे ऑप्शन। चलिए एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन तो साइड 15 नंबर हमारी साइड पे, बाकी 85 मार्क्स का पेपर है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी, केस स्टडी भी। बहुत अच्छा होता अगर वो पेपर के सेक्शन बना देता, सेक्शन ए एमसीक्यूज, सेक्शन बी रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, सेक्शन सी केस स्टडीज। हमें अपना माइंड ना लगाना पड़ता कि ये कौन सा क्वेश्चन केस स्टडी और कौन सा रिप्रोडक्शन। लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो डिफरेंशिएट नहीं करता केस स्टडी और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन 4 है,
हो सकता है उसका पार्ट ए रिप्रोडक्शन का हो और पार्ट बी केस स्टडी का हो। क्वेश्चन 7 है, मे बी पार्ट ए केस स्टडी का हो और पार्ट बी रिप्रोडक्शन का हो। क्वेश्चन 8 में हो सकता है दोनों पार्ट्स रिप्रोडक्शन के हो। क्वेश्चन 9 में हो सकता है दोनों या तीनों पार्ट्स केस स्टडी के हो। हमारा सबसे पहला जो डिसीजन होता है वो ये कि पहचानना है कि ये क्वेश्चन है कौन सा, केस स्टडी का है कि रिप्रोडक्शन का है। पहला डिसीजन ये होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको ये पहचानने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा। ये जो प्रेजेंटेशन है ना आपके सामने, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ केस और क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्शन, और फिर उसके बाद नीचे कीजिएगा भाई, जो दूसरा पार्ट है वो है हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे डायरेक्ट मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर अभी नहीं आ रहा, क्योंकि पहले ये जानना जरूरी है कि हम पहचानिए केस स्टडी है भी कि नहीं है, केस स्टडी है भी कि नहीं। अच्छा, एमसीक्यूज तो मैंने जब आपसे कहा ना कि आप पहचान लेंगे तो आपने हंसते होगा, सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, वो तो एमसीक्यू दूर से मैं कह रहा होता है मैं एमसीक्यू क्यों, क्योंकि आपने इससे पहले एमसीक्यूज की सफिशिएंट प्रैक्टिस की। एएफसी में एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज थे और कुछ उसका स्ट्रक्चर भी इस तरह का होता है, आप उसके साथ कंफर्टेबल है, आपको दूर से पता चल जाता है एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। लेकिन रिप्रोडक्शन और केस स्टडी में अभी फर्क आपको नहीं पता चल रहा। लेकिन याद रखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इंडिकेशंस हैं, कंफर्मेशन नहीं है। ये जो 2-3 बता रहा हूं ना, केस स्टडी इस तरह की होगी, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन इस तरह का होगा, ये 2-3 असूल बताने लगा हूं। ये असूल या रूल्स क्या है, इंडिकेशंस है, कंफर्मेशन नहीं है। मतलब समटाइम्स मोर देन 90% केसेस में रूल लगेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हो सकता है ये रूल ना लगे, आपको अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़े, आपको अपनी जजमेंट अप्लाई। जैसे नॉर्मली केस स्टडीज में वो नेम्स यूज करता है, अल्फा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, या नेम यूज करता है सलमान, मसूद, फैसल वगैरह, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन समटाइम रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी नेम यूज कर लेता है। केस स्टडी में तो वो नाम यूज करे ही करेगा, लेकिन समटाइम रिप्रोडक्शन में भी नेम यूज कर ले। तो मैं जो आपको बता रहा हूं कि नेम, नॉर्मली मैं क्या बताऊंगा, नॉर्मली केस स्टडीज में, यूजुअली केस स्टडी में वो कंपनी के मेंबर्स के, सॉरी ये ऑर्गेनाइजेशन, लोग जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके नेम यूज करेगा, नॉर्मली यूज करेगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये रूल हमेशा लगे। तो मैं आपको जो रूल्स बता रहा हूं ये क्या है, इंडिकेशंस है, कंफर्मेशन नहीं है। ये बात समझ आ रही है? हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये रूल है सिर्फ 1.5 महीने तक। 1.5 महीने के बाद आप इन रूल्स को भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। आपको देखते ही क्वेश्चन पता चल जाएगा ये केस स्टडी है कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस होने के बाद, जैसे वो एएफसी में जितनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस की ना, अब देखते ही दूर से पता चल जाता है। तो ये सिर्फ शुरू में आपको बताने के लिए कि केस स्टडी इस तरह की होती है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन इस तरह का। जैसे ही आपने 50-60 केस स्टडी कर ली, 50 केस स्टडी कम से कम कर ली, उसके बाद आपको बताने की जरूरत, किसी रूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही पता चला केस। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ड्राइविंग करने के लिए जाए ना, तो शुरू में आपको सिखाना पड़ता है, ये इधर ब्रेक है, ये रेस है, ठीक है, ये इधर एक्सीलरेटर है, ये ब्रेक है। तो शुरू में कंफ्यूजन होती है कि ये ब्रेक लगानी है तो कौन से वाले किधर पैर मूव करना है कि नहीं करना। लेकिन जैसे 1-1.5 महीना प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका पैर ऑटोमेटिकली मूव होना शुरू हो जाता है। बल्कि बाज़ का तो ऐसा होता है, ऑफिस से निकलते हैं पता भी नहीं चलता, कुछ सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते पता भी नहीं चलता घर आ जाता है, कुछ नहीं याद होता आपको कि आपने किस जगह पे गाड़ी रोकी, कहाँ पे सिग्नल आया, कहाँ पे आपने स्पीड कम की, ऑटोमेटिकली काम हो रहा होता है। उसी तरीके से शुरू में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि केस स्टडी के रिप्रोडक्शन। लेकिन 50 केस स्टडी या 1.5 महीना, विच एवर इज अर्लियर, हाँ, जो तो उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन रूल्स की, आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा ये केस स्टडी है, ठीक है। अब मैं आपको इंडिकेशंस बता रहा हूं, इंडिकेशंस। पहला फैसला हमने क्वेश्चन को देख के क्या करना है, केस स्टडी है कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। पहले फॉलोइंग आर सम हिंट्स टू आइडेंटिफाई केस स्टडीज, ठीक है, पहले पता चल जाए केस स्टडी है, फिर उसके बाद उसका हल सोचेंगे ना। यूजुअली केस स्टडी ऑफ बिजनेस लॉ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पैराग्राफ्स, while a question of reproduction consists of 2 to 3 lines। अच्छा, हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना आई कैप की इलस्ट्रेशंस, उनमें समटाइम ऐसा होता है, उसे छोटे छोटे कंसेप्ट समझाने के लिए ना 2-2, 3-3 लाइनों के केस स्टडीज भी दी होती, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में जब आप देखेंगे तो जो केस स्टडीज वाले क्वेश्चन होंगे ना, वो बड़े वाले पैराग्राफ होंगे। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन सिंपल होगा, डिफाइन कंसीडरेशन एंड आल्सो एक्सप्लेन एसेंशियल्स ऑफ कंसीडरेशन, एक लाइन में निबट गया, ठीक है। लेकिन जब केस स्टडी सेट करेगा तो बताएगा ए ने बी के साथ वादा किया इस चीज का, फिर उसके बाद उसने इसको रिटर्न फॉर्म में नहीं करवाया, कंसीडरेशन नहीं थी, रिलेशनशिप था, बाद में क्लेम किया, उसने रिफ्यूज कर दिया, बताइए अब ये रिकवरी कर सकता है कि नहीं कर सकता। वो केस स्टडीज जो है ना, वो फिर थोड़ी लेंथी होती है, क्योंकि उसने फैक्ट्स को हमें बताना होता है, फैक्ट्स को स्टोरी बनानी होती है। केस स्टडी का मतलब स्टोरी बनानी होती है।
रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में तो उसने सिर्फ कंसेप्ट का नाम लिखना है और हमें कहना है ये एक्सप्लेन कर दो। तो पहला और बड़ी इंडिकेशन क्या है कि यूजुअली नॉर्मली कि केस स्टडी लॉन्ग पैराग्राफ होगा रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। सम टाइम हो सकता है मिसेस इकराम जैसा क्वेश्चन आ जाए। याद है मिसेस इकराम पैराग्राफ बता कहा नहीं रहा था, एंड में क्या कह रहा था, जो रिक्वायरमेंट थी वो रिप्रोडक्शन छापा ही मारना था। वो उसने 4 चीजें कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन जो था, नियर रिलेशनशिप, उसकी कंडीशंस क्या है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होगा, लेकिन मोर देन 90% केसेस में क्या होगा भला कि केस लॉन्ग पैराग्राफ है, फौरन मैसेज आ जाए ये केस स्टडी लग रही है और 2-3 लाइनें हैं रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। क्लियर होगी ये चीज? अच्छा, ये ज़हन में रखिए, आपने बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आइंदा जो भी असाइनमेंट आएगी ना, उसमें आपने इन रूल्स को सामने रख के पहले असाइनमेंट को क्लासीफाई करना है। ये रटे वाला क्वेश्चन है केस स्टडी, रटे वाला क्वेश्चन है केस स्टडी, फिर उसके बाद केस स्टडी आपने रिटन फॉर्म में करनी है और वो मैं देखा करूंगा। पहला क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। दूसरा, यूजुअली केस स्टडी गिव्स अस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए ट्रांजैक्शन एंड आर सम डिस्कशन आर आर्गुमेंट्स बाय पार्टीज। नॉर्मली केस स्टडीज में कुछ पार्टीज होती हैं, मिस्टर ए, बी, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जो भी उसने हमें बताया होता है, नाम बताए होते हैं। क्या किया होता है? नाम बताए होते हैं। और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन से मुराद यही है कि पार्टीज का नाम बताया, और ट्रांजैक्शन के बारे में बताया होता है कि इन दोनों के दरमियान में डीलिंग क्या हुई है। कॉन्ट्रैक्ट एड आपको पता है सारा का सारा रिलेट ही सेल परचेज से कर रहा होता है, लेने देने से कर रहा होता है। तो पार्टीज के बारे में बताया होगा, उनके दरमियान में जो लेन देन है उसके बारे में जिक्र किया होगा। ठीक है। और सम टाइम पार्टीज की आपस में कुछ डिस्कशन होगी, आर्गुमेंट्स होंगे। पार्टी ए कहेगी मुझे पैसे दो, पार्टी ए कहेगी आई एम नॉट लायबल टू पे। पार्टी ए कहेगी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, पार्टी बी कहेगी दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। वो आपको कुछ सिचुएशन बताएगा, पार्टीज का जिक्र करेगा कि मिस्टर सलीम, मिस्टर मजीद, और उनका कोई आपस में डिस्कशन या आर्गुमेंट्स बताएगा जिसके ऊपर मसला है। ठीक है। अब वो पार्टीज कुछ भी हो सकती है हमारे में, वो ऑफर या ऑफरी भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नॉर्मली ऑफर ऑफरी की वर्ड यूज करेगा, प्रोमिजर प्रोमिजी का वर्ड यूज करेगा, शाबाश। अगर एजेंसी वाला टॉपिक आएगा उसमें प्रिंसिपल और एजेंट का जिक्र करेगा, ये 2 पार्टीज होंगी। फिर पार्टनरशिप का टॉपिक आएगा, उसमें यही कहानी यही चलेगी, लेकिन इसी तरह की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पार्टीज बदल जाएंगी उसमें भी, यानी इसी तरह नेम यूज होंगे, इसी तरह उनके दरमियान में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा होगा। इसी तरह एक पार्टनर कह रहा होगा यस है, दूसरा पार्टनर कह रहा होगा नो है। ठीक है। प्रिंसिपल कह रहा होगा मैंने तो ये काम कहा ही नहीं था, एजेंट कहेगा नहीं नहीं ये काम था हमारे दरमियान। तो हमने उसके बारे में डिसीजन करना होगा। पहले हमने डिसीजन लिया लेंथ ऑफ द इंफॉर्मेशन से, ओवरव्यू ले लिया, ऊपर से बताया। बड़ा क्वेश्चन केस स्टडी लग रहा है, छोटा क्वेश्चन रिप्रोडक्शन का। फिर हमने जब पढ़ा तो हमें पता चला नॉर्मली जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे उनमें पार्टीज का, उनके दरमियान में जो लेन देन हो रहा था उनका जिक्र कर रहा होता। ठीक। तीसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट से भी हमें पता चल, अगर वो कहे डिफाइन करें, स्टेट करें, एसेंशियल्स डिफाइन करें किसी टर्म को, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। लेकिन अगर वो कहे बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं, तो ये जब तक उधर जो होती है रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, उसे आप ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़े बगैर भी आंसर कर सकते हैं, ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़े बगैर। लेकिन केस स्टडी आपको हमेशा लिंक करवाएगी ऊपर वाली इंफॉर्मेशन के साथ। बताओ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना ऊपर। बताओ इंस्ट्रूमेंट, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अक्सर आता है कि हमें कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता है, वो क्या है वो भी हमें जानने की जरूरत नहीं है, और कहता है बताओ ये वैलिड है कि नहीं, ये चेक है, ये प्रोमिसरी नोट है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, बताओ वैलिड है कि नहीं। ठीक है। हमें वैलिडिटी के बारे में पूछेगा, रिक्वायरमेंट में आ जाएगा बताओ वैलिड है कि नहीं ये चीज। फिर राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टी पूछेगा, 2 पार्टीज के बारे में बताएगा, उनका झगड़ा हुआ है या उनके दरमियान में जो भी इशू है। रिक्वायरमेंट में क्या होगा, इनकी राइट्स एंड लायबिलिटीज बताओ इस सिचुएशन में। ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए अगर वो हमसे ये कहता है राइट्स एंड, जनरल क्वेश्चन, एक रिक्वायरमेंट राइट्स एंड लायबिलिटी, मैं 2 स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूं, आपने पहचानना है दोनों में से कौन सी केस स्टडी है मोस्ट प्रोबेबली। पहला, एक्सप्लेन राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये पहली स्टेटमेंट है। दूसरी, एक्सप्लेन है, ये भी एजेंसी वाले टॉपिक, एक्सप्लेन राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इन द अबव केस। हाँ, इन द अबव केस, ए और बी नाम से भी पता चल गया हमें, और फिर इन द अबव केस, इसका मतलब है हमने अब सारी के सारी राइट्स एंड लायबिलिटीज नहीं छापनी,
सारी की सारी राइट साइड लायबिलिटी छापेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? उसने कहा है ऊपर केस के मुताबिक मुझे बताओ। हम केस के लिहाज से जो भी इशू होगा कि एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है, और एक्सीड किया है तो जितना एक्सीड किया उतने के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वरना नॉर्मली प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता। इस तरह की कोई बात होगी। क्लियर हो गया राइट्स एंड लायबिलिटीज। और फिर वेदर पार्टी विल बी एबल टू रिकवर एनी अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बताओ दोनों, एक पार्टी ने दूसरे के खिलाफ केस फाइल किया है, बताओ ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं, बताओ इसको कोई क्लेम रिकवरेबल होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको 3 टिप्स बताई पहचानने के लिए। केस स्टडी का क्वेश्चन है, रटे वाला क्वेश्चन। सबसे पहला ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा क्वेश्चन की लेंथ से। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन ऐसा पढ़ेंगे जब उसको अंदाजा हो जाएगा। केस स्टडी में नॉर्मली स्पेसिफिक नेम वगैरह यूज कर रहा होता है, किसी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है। और तीसरा क्या बताया नीचे रिक्वायरमेंट में, नॉर्मली जो केस स्टडी की रिक्वायरमेंट जो होती है रिप्रोडक्शन वाली रिक्वायरमेंट, उसमें कहता है डिफाइन कर दो इस चीज, एक्सप्लेन कर दो इस कंसेप्ट को, नाम दे के कहता है डिफाइन या एक्सप्लेन कर दो। स्टेट एसेंशियल्स, ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। और जब कहे बताओ ये एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, बताओ पार्टी के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है इस सिचुएशन में, बताओ पार्टी ए पार्टी बी से कुछ रिकवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो कितनी अमाउंट रिकवर कर पाएगी। केस स्टडी। क्लियर हो गया ये? चलिए अब आगे चला। अब हमने पहचान लिया कि ये क्वेश्चन केस स्टडी का है कि नहीं। ठीक है जी। मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन 8, आज चैप्टर 6 है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं। क्वेश्चन 8 केस स्टडी का क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन का? केस स्टडी का, हाँ नाम है, फिर उसने ट्रांजैक्शन बताई, 2 मिलियन की ट्रांजैक्शन हुई है, फिर वेदर मोहसिन राइट्स अवेलेबल टू मोहसिन। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये केस स्टडी है। असल में आईकैप ने ना अपनी न्यू बुक में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन नहीं दिए, हालांकि मॉडल पेपर में है, मॉडल पेपर में है, लेकिन आईकैप की बुक में रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन नहीं है। इसलिए तकरीबन समझ लीजिए 15 नंबर के होंगे अगर एमसीक्यूज, तो 35 या 40 मार्क्स के होंगे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, 30 से 40 के, और बाकी की केस स्टडी की वेटेज एक्सपेक्टेड है थोड़ी सी ज्यादा होगी रिप्रोडक्शन की, यानी रफली बता रहा हूँ, रफली 15 नंबर के एमसीक्यूज, 35 नंबर के रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन, 50 नंबर की केस स्टडी। अच्छा क्वेश्चन 11 बताइए, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। शाबाश शाबाश। अच्छा अब क्वेश्चन 21, अभी हम चाहे पहुंचे भी नहीं है, लेकिन बताए, हालांकि है छोटा क्वेश्चन, लेकिन चूंकि उसमें वो नेम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिटेल बता रहा है, ये केस स्टडी है। आपने आइंदा इसी तरह प्रैक्टिस कर दी। अच्छा देखिए, प्रैक्टिस में सीखते हुए गलतियां होती हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नेचुरल है। आपने 10 में से 6 डिसीजन भी ठीक कर दिए ना, तो आप कंसेप्ट को सही सीख रहे हैं और ट्रैक पे हैं। 10 में से 6 भी कर लिए। अगर इसे कम आपकी एक्यूरेसी यानी 60% तक एक्यूरेसी लेवल है तो वो ठीक है, इससे कम है तो फिर इसका मतलब आपको कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है। अब सुनिए प्रेजेंट कैसे करना है। आपके आंसर के 2 हिस्से हों, जो केस स्टडी है, अब मैं केस स्टडी की बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्शन तो आपको होता है ना कैसे, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, छापा मार देना आप। रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही मसला स्टूडेंट को आता है, मार्क्स कम है मटेरियल ज्यादा है, या मार्क्स ज्यादा है मटेरियल कम, बस इसके अलावा रिप्रोडक्शन में और कोई मसला नहीं आता। ठीक, रिप्रोडक्शन में ये नहीं होता कि कैसे लिखना, ये होता है कितना लिखना है, बस ये मसला होता है। और वो भी पता चल जाता है कि अगर उसने मार्क्स कम दिया तो हमने सिर्फ हेडिंग लिख के आगे निकल जाना, मार्क्स ज्यादा है तो हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे, सिंपल बस इतना। ठीक है, अब इशू आता है केस स्टडी का। केस स्टडी में आपके आंसर के 2 हिस्से होंगे, पहला है रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और दूसरा है डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। ठीक है, वो आपको मैंने शायद वो एक लाइन कभी सेशन के स्टार्ट में बताई थी, वो क्या थी, दफा 302 के तहत क्या थी वो लाइन, मैं खुद भी भूल गया हूँ। जज क्या कहता, हाँ, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 के तहत अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम को फांसी दे दी जाए। ठीक है जी, ये जो था ना, अच्छा फांसी क्या, वो ये सीधा ये नहीं कहा था फांसी दे दी जाए, वो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन का जिक्र करता है कि किस कानून के तहत फांसी दी जा रही है, किस कानून के तहत। क्या रेलिवेंट लीगल प्रोविजन का जिक्र करना जरूरी होता है? हाँ, कि उस पर यह जुर्म साबित हुआ है, ये जो साबित हुआ है वो बताना पड़ेगा ना उसको। तो हमारा जो एग्जाम में लीगल केस होगा ना कोई भी, वो किसी ना किसी लॉ की किसी दफा के तहत उसने केस बनाया होगा, उस पर कोई ना कोई लॉ का सेक्शन, कोई ना कोई लॉ की प्रोविजन अप्लाई हो रही होगी।
जैसे आपने कुछ केस स्टडीज की हैं तो आपको अंदाजा हो गया कि जब हम ये कहते हैं कि जी एग्रीमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं है तो आगे आप रीजन भी बताया करते थे, बिकॉज इट इज एग्रीमेंट इंस्टेड ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो रेलिवेंट कंसेप्ट बताना, एग्री करते हैं इसे बताना चाहिए। तो हमारी केस स्टडी के दो पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट क्या है, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, दूसरा है डिसीजन एंड बेसिस। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में हम वो लीगल प्रोविजन लिखेंगे जिसके गिर्द क्वेश्चन घूम रहा है, जिसके गिर्द क्वेश्चन घूम रहा है। जैसे ए ने बी से कहा भाईजान ये पैसे पकड़ो और आइंदा इस जगह पे कारोबार ना करा, तो लीगल प्रोविजन में क्या आएगा, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड इज। अच्छा, अब मैं आपका फोकस करवाना चाहता हूं एक लफ्ज के ऊपर, रेलिवेंट के ऊपर। लीगल प्रोविजन में लिखा, रेलिवेंट में लिखा, एक स्टूडेंट क्या लिखा, सर ये वाइड एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल सर, लीगल प्रोविजन में जितने भी वाइड एग्रीमेंट्स हैं वो सारा वो कंसेप्ट हमने पढ़ा, वो सारे लिख देते हैं ना। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ मैरिज भी वाइड है, एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड भी वाइड है, एग्रीमेंट स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग भी वाइड है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन भी वाइड है, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग भी वाइड है, एग्रीमेंट टू डू इलीगल थिंग्स भी वाइड। सर सारे लिख देते हैं ना। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। रेलिवेंट, रेलिवेंट से क्या मुराद है, जिस पे केस खड़ा, जिस पे वो चेक कर रहा है, जिसके गिर्द क्वेश्चन ड्राफ्ट के। रेलिवेंट प्रोविजन सिर्फ प्रोड्यूस करनी है, एक या दो लाइन, ठीक है, या जितनी भी हो रेलिवेंट। हाँ, कुछ केसेस में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इसका चांस बहुत ही कम है, 3% या उससे लेस, बहुत कम ऐसा होता है। इस अक्सर क्या होगा, आपको गलत फहमी हो रही होगी कि इसमें इस विषय में दोनों प्रोविजन अप्लाई। इसीलिए जब कभी आपको लगे ना कि इस केस के ऊपर दो लीगल प्रोविजन अप्लाई हो रही हैं, आपने पहले रुक के क्वेश्चन के फैक्ट्स दोबारा पढ़ लेने हैं। क्वेश्चन की कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो आपको क्लियर कर रही होगी, नहीं ये वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, ये होता है, या ये वाला कंसेप्ट नहीं। तो जब कभी आपको लगे कि दो प्रोविजन अप्लाई हो रही है, आपने अपने डिसीजन को रीअसेस करना है, दोबारा वैल्यूएट करना है। कैसे दोबारा वैल्यूएट करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लें फिर से। अगर क्वेश्चन को पढ़ के आपको कोई अब इंफॉर्मेशन ऐसी जो शायद आपने पहले इग्नोर कर दी, अब आपको पता चल गया यार ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर फिर भी यही लगता है कि तो फिर दोनों लिख दीजिए, दोनों लिख सकते हैं, या उसमें से एक भी लिख सकते हैं जिस पे आपका ज्यादा दिल मुतमिन हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस पे आपका ज्यादा दिल मुतमिन है वो एक चीज ही लिखे, क्योंकि एग्जाम में मुझे ये रिस्क ज्यादा है कि आप दोनों में से किसी एक गलत के बारे में सोच रहे होंगे। एक सही है, एक इशू है, दोनों ठीक है, और आपने एक लिखा, इसमें नुकसान कम है। एक सही है एक गलत है, आपने दोनों लिख दिए, इसमें नुकसान ज्यादा है। इसलिए मैं रिकमेंडेशन मेरी ये है, अगर आपको लगे कि दो लीगल प्रोविजन अप्लाई हो रही हैं, रीसेस करके पहले क्लियर कर लें इंफॉर्मेशन दोबारा पढ़ के कि कौन सा सही कौन सा गलत। फिर भी अगर लगे दोनों ठीक है तो बेहतर यही है कि जिस पे ज्यादा दिल आपका मुतमिन हो ना वो कर ले, बजाय ये कि एग्रीमेंट बिकॉज ऑफ नेचर लव एंड इफेक्शन भी है, गिफ्ट वाला भी है, तो बजाय ये कि दोनों लिख दें, नेचुरल लव एंड इफेक्शन वाला एक लिख दें, वो ज्यादा बेहतर है। वरना दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन एक लिखें। क्लियर होगी ये बात। चलिए रेलिवेंट लीगल प्रोविजन के आगे, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। अब हमारे डिसीजन के ऊपर, अच्छा ध्यान में रखिएगा, केस स्टडी का ये वाला हिस्सा ना असल में रिप्रोडक्शन ही है। इसका मतलब है दुनिया की हर केस स्टडी का आधा हिस्सा रिप्रोडक्शन। आपको केस स्टडी में कुछ भी नहीं आता ना, आधे नंबर फिर भी ले सकते हैं। कैसे? लीगल प्रोविजन लिख के, ठीक है। इसका मतलब है हाँ, रटा इतना भी इजी नहीं लेना रटे को। आप केस स्टडी में भी रटा काम आता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेलिवेंट लिखना है आपने, पूरा नहीं लिखना। केस स्टडी का आधा ये वाला हिस्सा रिप्रोडक्शन का ही होता है। आगे चलते हैं। अब है डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन। डिसीजन एंड डिसीजन नॉर्मली क्या होता है हमारा, यस या नो होगा, वैलिड है या वॉइड है, वैलिड है वॉइड है, ठीक है, पार्टनर है या नहीं है, एजेंट है या नहीं है, ट्रांजैक्शन वैलिड है या नहीं है, ये डिसीजन होगा। जो भी आपका डिसीजन है, यस नो है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से, वैलिड है, इनवैलिड है, वॉइड है, जो भी डिसीजन। और एक होता है बेसिस ऑफ डिसीजन। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या है? जस्टिफिकेशन, रीजनिंग, कि क्यों आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं, क्यों आप इस नतीजे पे पहुंचे हैं, ठीक है।
रेलिवेंट लीगल क्रिमिनल लॉ की एग्जांपल, रेलिवेंट लीगल, जो किसी को कत्ल करेगा उसे फांसी दी जाएगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कत्ल किया, ये क्या है? पहले जो कोई किसी को कत्ल करेगा फांसी दी जाएगी, ये क्या है? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। अच्छा 302 का केस है और अगर कहे जो किसी ने किसी को धोखा दिया 7 साल की सजा होगी, ये लिख दें? क्यों? रेलिवेंट नहीं है, क्वेश्चन के रेलिवेंट लिखने हैं। जो किसी को कत्ल करेगा उसे फांसी दी जाएगी। ए ने बी को कत्ल किया, बेसिस ऑफ डिसीजन क्या होंगे? क्योंकि मौका वारदात पे जब पुलिस पहुंची तो बी मरा हुआ था, ए के हाथ में पिस्तौल था है? और एक चश्मदीद गवाह ने भी इसे देखा था है? सी ने भी इसको देखा था। ये बेसिस ऑफ डिसीजन, ये बेसिस ऑफ, ठीक है। तो बेसिस ऑफ डिसीजन बेसिकली रीजनिंग। आपने जब बिजनेस लॉ के क्वेश्चन में डिसीजन तो आपको फौरन पता चल जाता है, आपके माइंड में यस है कि नो है, वो तो पढ़ते ही पता चलता है जिसका कंसेप्ट क्लियर है। बेसिस ऑफ डिसीजन में आपने जो जी, तो बेसिस डिसीजन तो आप इजीली यस नो कर लेंगे। बेसिस ऑफ डिसीजन में आपने क्वेश्चन के अंदर जो उसने इंफॉर्मेशन बताई हुई है उसको उठाना है और लीगल प्रोविजन के साथ मैच करना है। क्या क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन हमारी लीगल प्रोविजन के ऊपर पूरा फिट बैठती है? अगर तो पूरा फिट बैठती है, इसका मतलब है जो लीगल प्रोविजन कहती है करो, हम वो नीचे वो करें। लेकिन अगर डिफरेंस है तो हम कह देंगे चूंकि लॉ की इस रिक्वायरमेंट की वायलेशन हो रही है इसलिए ये एग्रीमेंट वॉइड है। यानी बेसिस ऑफ डिसीजन में आपने क्वेश्चन के स्पेसिफिक फैक्ट्स को डिस्कस करना है। क्वेश्चन में उसने कहा मंसूर, साजिद, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया। आपके पार्टीज के नेम, ट्रांजैक्शंस की डिटेल, क्या ट्रांजैक्शन था, टर्म एंड कंडीशन क्या थी, ये रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में नहीं आएंगे, ये डिसीजन में नहीं आएंगे। ये सारी डिटेल कहां आएगी? बेसिस ऑफ डिसीजन में। बेसिस ऑफ डिसीजन क्या कह रहा है? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में कह रहा है थिंक अबाउट द चैप्टर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑन विच दिस केस इज बेस्ड। आपने केस को पढ़ना है, सोचना है ये किस चैप्टर से उसने उठाया है, ये किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से उसने उठाया है। चैप्टर ना भी रहे याद, कम से कम कंसेप्ट या लर्निंग ऑब्जेक्टिव याद रहे। मिसेस इकराम वाला केस आया, मुझे चैप्टर नंबर नहीं याद, 3 था कि 4 था, लेकिन मुझे इतना याद है ये एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वाला टॉपिक है। जो स्टूडेंट थोड़ा उन्होंने अच्छी तैयारी की होती है उन्हें चैप्टर भी याद रहता है। चैप्टर याद तो अच्छी बात है ना, तो कोई मसला नहीं। ज्यादा हम क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव। क्या आपको पता चले किस लर्निंग ऑब्जेक्टिव से उसने पूछा है? उसने कहा ए और बी ने एग्री किया कि हम वायलेशन होगी तो एक दूसरे के खिलाफ कोई केस फाइल नहीं करेंगे। अब ये मुझे याद नहीं कि वाइड एग्रीमेंट्स किस चैप्टर में डिस्कस हुआ था, कोई मसला नहीं, कम से कम मुझे लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता चल जाए। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वाइड, यहां पे ये लिखें। फिर यहां पे क्या लिखा डिसीजन में? दिस एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज agreeing not to file suit with each other in case of breach of contract is agreement in state of legal proceeding। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट उठाई not to file, agreeing not to file के in case of, ये कहां से उठाई वाला? ये क्वेश्चन में मौजूद है, क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। तो पहले आपने करेक्ट, जो स्टूडेंट करेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे पहुंच जाता है ना उसकी आधी केस स्टडी सॉल्व हो जाती है। जिसने केस स्टडी को बढ़ के ये अंदाजा लगा लिया किस चैप्टर किस कंसेप्ट का क्वेश्चन है, आधी केस स्टडी कंफर्म है, उसकी सॉल्व हो जाती है। अब सिर्फ उसने उसको लिखना है। रिप्रोड्यूस दैट कंसेप्ट हियर बट ओनली दैट पोर्शन व्हिच इज रेलेवेंट टू केस, होल कंसेप्ट इज नॉट टू बी प्रोड्यूस। सारे वाइड एग्रीमेंट्स की सारी डिटेल नहीं बतानी। आगे चल के आपसे पूछेगा पार्टनर के राइट्स और लायबिलिटीज बताइए, तो आपने पार्टनर का वो राइट या लायबिलिटी बताना है जो केस में जिक्र हो रहा है, जिसका सारे राइट सारी लायबिलिटीज की डिटेल नहीं बतानी। अगर कह रहे एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड ये बताओ, तो सिर्फ उस एसेंशियल का जिक्र करना है जिसके ऊपर उसने केस जो मिसिंग है, केस में जो उसने बताया मिसिंग है, सारे के सारे एसेंशियल को रिप्रोड्यूस नहीं करना। रेलेवेंट लीगल प्रोविजन क्लियर। फिर कह रहे डिसीजन एंड बेसिस डिसीजन में स्टेट योर अपना डिसीजन बताएं, वेदर यस या नो, जो भी डिसीजन है, वैलिड है इनवैलिड है, जो भी है, रिकवरी कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ट्रांजैक्शन वैलिड है, जो भी डिसीजन है वो करें। फिर क्या करना है? एंड आल्सो गिव रीजन, और रीजंस भी दें। सिर्फ ये कह के कि एग्रीमेंट वाइड है क्वेश्चन को खत्म नहीं करना, केस को खत्म नहीं करना, आगे जस्टिफिकेशन देनी है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं सर डिसीजन बता दिया ना सोल्यूशन खत्म हो गया, बेसिस ऑफ डिसीजन भी जरूर बतानी है, ठीक है। रीजन विल बी गिवन बाय, ये अहम चीज है, लिंकिंग द लीगल प्रोविजन विद इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। इस लीगल प्रोविजन को इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करना है कि क्या लॉ की जो रिक्वायरमेंट है केस में पूरी हो रही है, केस में पूरी हो रही है सारी चीजें, हम कहेंगे यस, और अगर केस में पूरी नहीं हो रही हम कहेंगे नो, और फिर आगे बता देंगे वो चीज जो केस में पूरी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है।
दिस इज द रियल स्किल विच रिक्वायर्स प्रैक्टिस। ये जो बेसिस ऑफ डिसीजन वाला है ना, ये लिखना असल यही स्किल है। और ये कैसे आएगी? प्रैक्टिस से। आप ये सारी अप्रोच को 100% भी समझ लेते हैं ना, आप केस स्टडी के गुरु नहीं बनेंगे आज। आप सिर्फ केस स्टडी को अटेम्प्ट करने के काबिल हुए हैं, ठीक है। एक्सपर्ट कब बनेंगे? जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स गलत, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। परफेक्ट कोई नहीं होंगे आप, परफेक्ट मैं भी नहीं हूं, ठीक है। प्रोग्रेस। एक क्वेश्चन भी करेंगे ना तो पहले की निस्बत आप बेहतर पोजीशन में होंगे, ठीक है। जैसे अब हर स्टूडेंट की अपनी अपनी अब उसकी हिम्मत है, जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस करेगा, उतना ही ज्यादा केस स्टडी में एक्सपर्ट होगा वो, ठीक है। केस स्टडी में एक्सपर्ट होने के लिए कम से कम 50 केस स्टडी किसी भी चैप्टर की, चाहे 10 इस चैप्टर की, 5 उस चैप्टर की, 15 उस चैप्टर की, 50 केस स्टडी आपने इस फॉर्मेट के मुताबिक कर ली ना, इस सेशन में केस स्टडी के एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करने हैं, बल्कि दूसरे स्टूडेंट आपसे पूछेंगे बताओ केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए पहली केस स्टडी में और 50वीं केस स्टडी में प्रोग्रेशन का फर्क है। पहली केस स्टडी आपकी इतनी अच्छी नहीं होगी, कुछ मैच होगा कुछ मैच नहीं होगा, कुछ आप गलती करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे 50 केस स्टडी कर लें, उसके बाद आपकी कोई केस स्टडी गलत हो मैं जिम्मेदार हूं। शर्त यह है कि आपने इस अप्रोच को फॉलो करना है और कंसेप्ट याद होने चाहिए, है ये ना। कंसेप्ट याद ही नहीं आ सर केस स्टडी सॉल्व नहीं हो रही है? वो तो नहीं होगी ना। अच्छा अब हाँ एंड में आखिरी चीज, नोट हेडिंग्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ पार्ट इज नॉट नेसेसरी। क्या कह रहा है? मर्जी है हेडिंग दें, नहीं मर्जी ना दें। आई कैप के सजेस्टेड सॉल्यूशन में हेडिंग्स नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में हेडिंग्स के साथ लिखना ज्यादा बेहतर है। दोनों पार्ट्स क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज मिस नहीं होती आपको, लेकिन अगर आप हेडिंग्स नहीं भी देते, आपका क्वेश्चन 100% इक्वली करेक्ट, विद हेडिंग या विदाउट हेडिंग कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी सजेशन है हेडिंग्स दें, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अरेंजमेंट से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेसिस डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन पहले लिख दें, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन बाद में लिख दें, ये भी इक्वली करेक्ट। और अगर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन पहले और डिसीजन बाद में लिख दें, ये भी इक्वली करेक्ट। लेकिन मेरे ख्याल में जो लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए पहले रैली, ताकि केस में अगर ऊंच नीचे रहा भी पहले हमें रिप्रोडक्शन का नंबर तो मिल जाए ना इतने मटेरियल के। और फिर असल में यह भी होता है कि रेलिवेंट प्रोविजन को लिखते लिखते ना कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाता है, हम उस केस को बेहतर तरीके से फिर एनालाइज और प्रेजेंट करने के काबिल होते हैं। लेकिन बहरहाल अरेंजमेंट से भी कोई, अच्छा डिसीजन और बेसिस ऑफ डिसीजन, हम डिसीजन नॉर्मली पहले लिखते हैं, बेसिस ऑफ डिसीजन बाद में, उलट करते हैं, वो भी इक्वली करेक्ट। बेसिस ऑफ डिसीजन पहले लिखते हैं, डिसीजन बाद में। आई कैप के सॉल्यूशन पढ़े उसमें समटाइम ऐसा होता है कि उसने बेसिस ऑफ डिसीजन पहले लिखा, फिर बाद में डिसीजन लिखा, फिर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिख दी। इंफॉर्मेशन आपके सॉल्यूशन में सारी होनी चाहिए, तरतीब अहम नहीं, हेडिंग्स अहम नहीं। ये क्लियर हो गई बात? चलिए ये थी हमारी अप्रोच, पेज आपके साथ शेयर कर दिया गया है। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ लें। जी मेरा क्वेश्चन आया था डिस्कस वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर वैलिड, जैसे ए बी पार्ट होते हैं जैसे। हाँ अच्छा क्वेश्चन। सम टाइम ऐसा होता है मार्क्स कम होते हैं, जैसे ये जो हमारा टेस्ट है जो हुआ था टेस्ट 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखें और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ठीक है 1 और 2। इसमें उसने 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछा, केस स्टडी पूछी हुई है। इसमें अगर हम रेलिवेंट लीगल प्रोविजन को भी और डिसीजन एंड बेसिस दोनों को लिखेंगे ना, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसलिए अगर मार्क्स 1 या 2 हो ना, 1 या 2, तो फिर आप एक सेक्शन ओमिट कर सकते हैं, बल्कि कर दें कौन से वाला भला, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, फिर डायरेक्ट डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन दे अगर मार्क्स 1 या 2 है। लेकिन अगर मार्क्स ज्यादा 3 या 4 है तो फिर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी दे, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन भी दे। वो अकॉर्डिंगली पेपर बनाने वाले को पता है कि मैं 3 नंबर के साथ पूछ रहा हूं ना, तो इसलिए क्योंकि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन इसमें एक लाइन किया है, एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर इज वॉइड, ठीक है, इतनी को रेलिवेंट लीगल प्रोविजन है। और नीचे बिकॉज मिस्टर एज इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है, देयरफॉर ही इज नॉट लायबल टू पे अमाउंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसी में देखें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी देखें।
पार्ट ए भी देखे, बी भी देखे, हैं दोनों केस स्टडीज के, कोई रिप्रोडक्शन का भी है। क्वेश्चन 4 ए में भी देखे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है पार्टीज के बारे में, और बी में भी स्पेसिफिक पार्टी का जिक्र कर रहा है, उनके दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है उनका जिक्र कर रहा है, और हमसे फिर कह रहा है कमेंट करो इस एग्रीमेंट के ऊपर वैलिड है कि नहीं है। दोनों केस स्टडीज, लेकिन एक में अब उसने नहीं बताया हुआ लीगल प्रोविजन किस में लिखनी है किस में नहीं। बताइए आप किस में लीगल प्रोविजन लिखेंगे? बी में लिखेंगे, ए में नहीं लिखेंगे। क्या बी 3 नंबर के साथ रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी लिखना ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें जो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन होगी छोटी सी होगी। हाँ, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन सेट होता है ना, उसके बाद उसको सॉल्व भी किया जाता है। क्या देखता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है और कितनी हमने रिक्वायरमेंट ली है, तो उसको पता होता है कि अगर मैं 5 नंबर का क्वेश्चन बनाऊंगा, अगर रेलिवेंट लीगल प्रोविजन ज्यादा है ना, बड़ी है, तो मुझे मार्क्स भी ज्यादा करने हैं। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कम है, मुझे मार्क्स भी कम देना है। तो वो इसलिए 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हो, केस स्टडी हो, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन नहीं लिखनी, डायरेक्ट डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। 3 या उससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन भी लिखनी है, डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन भी लिखने हैं। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, ये थी हमारी अप्रोच। अब आते हैं हम अपने टेस्ट की डिस्कशन की तरफ। पास कीजिएगा जी। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट 1 की डिस्कशन के ऊपर। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन, आंसर ऑल 6 क्वेश्चन। इसका मतलब है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी एग्जाम में, हमने सारे क्वेश्चंस करने होंगे। ये सीए में पता है किस लिए होता है आंसर ऑप्शन नहीं दी जाती? सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करने के लिए, ताकि स्टूडेंट को पता हो मैंने एक टॉपिक भी छोड़ा ना, उसमें से क्वेश्चन आ गया तो मेरे मार्क्स रिडक्ट होंगे। जहां कहीं जिस एग्जामिनेशन बॉडी में ऑप्शन दी जाती है, वहां के स्टूडेंट्स नेचुरली सिलेक्टिव स्टडी की तरफ चले जाते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ चैप्टर्स में हमारे पास ऑप्शन होगी, स्किप कर सकते हैं। फिर आंसर इन ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, कोई और कलर यूज नहीं करना। सर हेडिंग देने के लिए ब्लू पेन यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हेडिंग भी ब्लैक से देनी। हाँ, अगर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं हेडिंग को अंडरलाइन कर दें, हेडिंग ब्लैक मार्कर यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्यूटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरी राइटिंग नहीं कभी देखी? नहीं ना देखी? अगर आप कभी मेरी राइटिंग देखे ना, तो हाँ, वो इसी वजह से मैं अगर राइटिंग के कभी मार्क्स होते ना, मैं कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बन पाता। अगर राइटिंग के कभी मार्क्स होते, राइटिंग से ब्यूटिफिकेशन, लेकिन इतनी को राइटिंग होनी चाहिए, पढ़ी जाए। वो तो चूंकि जब मैं स्टूडेंट था तो इतनी को मेरी राइटिंग अच्छी होकर पढ़ी जाती, पता होता था क्या लिखा हुआ है। अब तो चूंकि अरसा हो गया और फिर जरूरत भी नहीं होती, तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। लेकिन याद रखें, ब्यूटिफिकेशन के कोई मार्क्स नहीं है। हेडिंग्स वगैरह दें सिर्फ उसी पेन के साथ जिसके साथ कर, वरना टाइम जाया होता है। आपको इन चीजों का एहसास नहीं होता। आपने पेन रखा, मार्कर उठाया, लैदा करके हेडिंग लिखे, तो उसमें आपके 5-7 सेकंड निकल जाते हैं। और ये इसमें फिर जब आपके 10-12 हेडिंग्स हो, उसी से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन में 1-1.5 एंड में अचानक आपको अंदाजा होता है टाइम आउट हो गया। तो बेहतर ये, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आधे नंबर का भी फर्क नहीं पड़ता ब्यूटिफिकेशन से या अच्छी राइटिंग से। सिर्फ आपका उसने कंसेप्ट टेस्ट करना है। हेडिंग दे, मेरी रिकमेंडेशन ये, मैंने अपने पूरे सीए कैरियर में सिर्फ एक पेन यूज किया, पिकासो का पेन होता था, उसी पेन के साथ सारे पेपर दिए बॉल पॉइंट के साथ। मतलब पेन चेंज हो जाता था हाँ, लेकिन वो उसी मॉडल का रहता था। हाँ, उसी मॉडल का रहता था। और कैलकुलेटर भी एक ही था मेरे पास, FX82 MS। एक कैलकुलेटर के साथ सारे पेपर दिए हैं, क्योंकि इसमें स्पीड होती है ना, स्पीड बन जाते हैं। हाँ, अब हाँ सर, एक दफा मैं बाल कटाने के लिए गया हेडर के पास, तो ना उसकी कैंची बाल खींच रही थी मेरे। तो मैं कहा यार अब लगता है कि कटिंग सही नहीं कर, नहीं सर कटिंग तो सही कर रहा हूँ, ये असल में ना कैंची मेरी नहीं है, ये दूसरे बंदे की है, मैं उसकी कैंची इस्तेमाल करता हूँ, मेरा इसके ऊपर हाथ सेट नहीं है। तो उसी तरह एग्जैक्टली जिस तरह वो भी एक प्रैक्टिशनर ही है अपने प्रोफेशन का, हम भी सारा साल क्या करते हैं भला, सारे 6 महीने प्रैक्टिस करते रहते हैं मोबाइल पे। सर जगह कैलकुलेशन करो, मोबाइल निकाला, कैलकुलेशन शुरू। और एग्जाम में जब जाते हैं कैलकुलेटर लेके, हाथ चलता ही नहीं है, कैलकुलेशन फिर बैठती नहीं है, ठीक है, वो पता नहीं चलता। ये इसका बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने बहुत से लैपटॉप इस वजह से रिजेक्ट किए हैं कि उसका जो कीबोर्ड में बटन होते थे ना, उसका साइज डिफरेंट था उस कीबोर्ड से जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता था। अब मैं जब भी लैपटॉप खरीदता ना, जो सबसे अहम डिसीजन मैं करता हूँ बाइंग में, उसकी स्पेसिफिकेशन मेरा बाद में देखता हूँ, मैं पहले देखता हूँ कीबोर्ड का लेआउट क्या है, मेरा हाथ उसके ऊपर फिट भी बैठेगा कि नहीं। ठीक है, एक लैपटॉप मैंने लिया, उसका लेटेस्ट था, कीबोर्ड का लेआउट डिफरेंट था। वो हफ्ते के बाद, हफ्ते में जो काम आधे घंटे में मैं करता था वो 1.5 घंटे में होता था। हफ्ते के बाद वो 10,000 कम पे मैंने बंदे को मिलते करके कहा, मैंने कहा भाई ये ले जाओ। वो उसी के पास दोबारा गया, उसने कहा सर प्राइस तो कम हो जाए, मैं कहा कम हो जाए, इसके ऊपर मैंने काम नहीं कर। तो इस तरह की चीजें आपको शायद ये चीजें पता नहीं होती या कंसीडर नहीं करते, लेकिन इन चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। बहरहाल तो ब्लैक पेन एक ही इस्तेमाल करें जिसके साथ आपने पेपर करना है, ताकि उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। कैलकुलेटर भी वही इस्तेमाल किया करें। सारे क्वेश्चन आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आप डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए,
अच्छा, अब इसमें उसने नीचे थोड़ा सा और नीचे आइए, बस उसने नीचे कहा, क्योंकि मार्क्स 2 है ना भी कहता हमें पता होता, लेकिन उसने खास तौर पे कह दिया कि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन ना लिखे, ये रिक्वायर्ड नहीं। X polished Y shoes without being asked by Y to do so. Y does not make any attempt to stop X from polishing the shoes. Is Y bound to make payment? अच्छा, अब ना मैं इसमें आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं। उससे होगा ये कि इसके साथ साथ टेस्ट की डिस्कशन के साथ साथ आपकी जो केस स्टडी की अप्रोच है वो भी रिफाइन होती जाएगी, लेकिन नुकसान उससे होगा क्या, हमारा एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। पक्की बात है? कोई बात? रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि केस स्टडी का? भाई है तो छोटा सा क्वेश्चन के फैक्ट्स बता रहा है, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का जिक्र कर रहा है, ठीक है। इज वाई बाउंड टू मेक पेमेंट टू एक्स? यस। अच्छा, कौन सा कंसेप्ट है? हाँ, इम्प्लॉयड ऑफर, इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस वाला। मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है, ठीक है। ठीक, चलिए ठीक है। अब मैंने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में क्या लिखना है? फर्ज कीजिए कि रेलिवेंट लीगल प्रोविजन होती है, फिर आप क्या लिखते हैं? हाँ, implied acceptance can also be implied, या implied acceptance is valid, या यूं कह लें कि if consideration is received, ठीक है, then party is bound to make payment। आप अपने अल्फाज के अंदर उस relevant legal provision को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद decision and basis of decision। decision क्या है? पेमेंट करनी है कि नहीं? बाउंड टू पे। क्यों? बिकॉज, अब यहां पे पार्टीज का नाम लिखना है, बिकॉज Y has enjoyed services of X and he did not stop it. He did not stop X, ठीक है। तो ये पेमेंट करने के लिए लायबल है। हमने डिसीजन भी कर दिया, बेसिस ऑफ डिसीजन भी क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बी, X Limited was appointed as an agent by Y Limited by an agreement. One of the clauses of the agreement provided। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स के ना दो ग्रुप बन जाते हैं, हमने दोनों को ओके कर दिया। सोल्यूशन में आपने देखा होगा दो अल्टरनेट सोल्यूशन दिए हुए। एग्रीमेंट प्रोवाइडेड, एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था? एजेंसी की एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट इज नॉट एंटर्ड इनटू एज ए फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट एंड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू लीगल ज्यूरिसडिक्शन इन द लॉ कोर्ट्स। मतलब समझ आ रहा है कि इस एग्रीमेंट में हम कोई फॉर्मल लीगल एग्रीमेंट नहीं कर रहे और ये कोई लॉ कोर्ट्स वगैरह में इस नहीं जाएंगे, ये प्रेजेंट नहीं होगा केस। इज दिस एग्रीमेंट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अच्छा, पहले मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि ये है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? नहीं है इसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाला केस में नहीं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है? एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अच्छा, मेरे ख्याल में जो मेरा पर्सन, मुझे एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं लग रहा, मुझे भी ज्यादातर स्टूडेंट्स ने यही कहा एग्रीमेंट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का क्या था, सर उसने तो क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ ना, तो इसमें तो ये पता चल रहा है उसके ये अल्फाज कि कोर्ट में नहीं जाएंगे, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। तो हमने दोनों को ओके कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर इसका सोल्यूशन क्या भला? एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। इसीलिए ये वाली प्रोविजन वॉइड, यानी पार्टी ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट इंटेंशन नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो तो फिर ये प्रोविजन और एग्रीमेंट पूरा वॉइड, फिर ये एग्रीमेंट कोर्ट में नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। आपने समटाइम देखा होगा किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन लेना तो समटाइम उसके ऊपर लिखा होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट पर्पसेस। कभी आपने ये अल्फाज देखे हैं? मैंने कुछ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन में अल्फाज देखे हैं, मतलब ये है कि मेडिसिन खा के बंदा मर जाए तो हमारे खिलाफ केस ना करना, कहना वो ये चाह रहा होता है नॉट वैलिड फॉर कोर्ट पर्पस। अब इसमें क्लियर नहीं होता कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है या कि ये एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन। तो इसमें अब असल में तो लॉयर ओपिनियन देगा इसके ऊपर, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर ओपिनियन नहीं है कि एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है। अगर उसने मेडिसिन गलत लिखी है और बंदा मर गया तो केस फाइल हो सकता है उसके खिलाफ, ठीक है। लेकिन बहरहाल जिन स्टूडेंट्स ने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप वाली प्रोविजन वो भी हमने ओके किया, यहां तक क्लियर। अच्छा, मुझे बताइए, फर्ज कीजिए कि इसमें हम लेके चलते हैं एग्रीमेंट इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन में क्या आएगा? लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड। डिसीजन में क्या ये इज दिस ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, नो दिस प्रोविजन इज नॉट वैलिड बिकॉज एग्रीइंग दैट
this agreement of agency will not be subject to legal jurisdiction in law of courts. Agreeing this is agreement is state of legal proceedings. इसको जिक्र जी हाँ, अगर वो ऐसा कि एग्रीमेंट होकर कोई ब्रीच आती है कि कोई दोनों में से कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा, फिर तो क्लियरली पता चल गया ना मैं एग्रीमेंट स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है, वो तो क्लियरली पता चल गया। यहां पे अल्फाज से क्लियरली पता नहीं चल रहा कि इंटेंशन की तरफ जाए कि इन स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स की तरफ जाए। आगे चलते हैं। सी एक्स रोड टू वाई हिज वुड बी सन इन लॉ दैट हिज डॉटर वुड हैव ए शेयर ऑफ व्हाट ही लेफ्ट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। इज द लेटर ए वैलिड ऑफर बाय एक्स टू वाई? अच्छा देखिए, एक स्टेटमेंट ये है कि फादर कहे उस बंदे से अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो मैं अपनी बेटी के नाम पे फैक्ट्री लगाऊंगा, एक ये ऑफर है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं अपनी बेटी के नाम पे फैक्ट्री लगाऊंगा उसकी शादी के बाद, अब देखिए इसमें तो फर्ज कीजिए अगर कोई पार्टी है भी तो वो तो बाप और बेटी है। भाई सन इन लॉ कहां से आ गया जो ये कहे कि नहीं आपने कहा था तब लगाए? और वैसे भी ये ऑफर ना सन इन लॉ को है और ना ही बेटी, तो सिर्फ उसका इरादा है, इंफॉर्मेशन करें इसको, ठीक है। तो ये वैलिड ऑफर नहीं है, ठीक है, वो रेलिवेंट पार्टी नहीं है। डी मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स हायर्ड ए रूम इन होटल फॉर ए वीक। व्हेन दे एंटर्ड द रूम दे फाउंड ए नोटिस ऑन द वॉल डिस्क्लेमिंग द ओनर्स लायबिलिटी फॉर डैमेजेस लॉस और थेफ्ट ऑफ आर्टिकल्स। जब वो रूम में एग्री हुए, अच्छा आपको क्या ये अंदाजा पता है कि जब हम होटल में बुकिंग करने के लिए जाते हैं तो पहले स्टे करते हैं, बाद में वो कागज साइन करवाते हैं कि पहले कागज साइन होता है बाद में? एग्जैक्टली पहले पेपर साइन होता है। वो जो पेपर साइन करके रूम में पहुंचे उसके ऊपर नोटिस लगा क्या कि किसी चीज के गुम होने की सूरत में होटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। सम ऑफ देयर आइटम्स आर स्टोलन, डिस्कस द लीगल पोजीशन। उनकी कुछ चीजें चोरी होगी, होटल इंतजामिया जिम्मेदार है कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है जिम्मेदार है? कितना ख्याल है जिम्मेदार नहीं है? होटल की इंतजामिया जिम्मेदार है। ये कंडीशंस तो है, देखिए आप अपनी ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर सकते हैं, हमने पढ़ा है, लेकिन कंडीशंस एट टाइम ऑफ ऑफर या टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस के बाद कोई कंडीशंस नहीं कर सकते यार। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किस वक्त हुआ वाला? जिस वक्त काउंटर पे उन्होंने साइन किया, उस वक्त चूंकि ये कंडीशन कम्युनिकेट नहीं हुई थी स्पेसिफिकली, इसलिए ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये उस वक्त कंडीशन कम्युनिकेट नहीं की। रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या हुई? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या हुई इसमें कि स्पेशल कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिसीजन क्या है? होटल मैनेजमेंट लायबल। बेसिकली क्या? बिकॉज होटल मैनेजमेंट did not communicate conditions at time of contract. E. D. A minor borrowed a sum from Mr. M by executing a mortgage of his property. Mortgage of property का मतलब loan agreement. Mortgage of property का मतलब प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाया और कर्जा लिया। In favor of M, subsequently D sued M की फेवर में। Subsequently बाद में क्या हुआ? D sued for setting aside the mortgage. माइनर ने मॉर्गेज को कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया। इज मॉर्गेज वैलिड? कैन एम रिकवर द सम एडवांस टू डी? बताइए रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कौन सी है? एग्रीमेंट विद माइनर वाली। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अगेंस्ट हिम। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड अगेंस्ट डिसीजन। बताइए इज मॉर्गेज वैलिड? नो। कैन एम रिकवर द सम एडवांस टू डी? नो, रिकवर नहीं। क्यों? बिकॉज नहीं मॉर्गेज वैलिड नहीं। एक मिनट है रिकवर, नहीं एक मिनट है। अच्छा मैं जिस तरीके से लेके चला उस तरीके से चलें। मॉर्गेज वैलिड है, एम रिकवरी करवा सकता है डी से? क्यों नहीं? बेसिक आंसर नो, क्योंकि एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर इज वॉइड बिकॉज डी इज माइनर and this D cannot be held liable to pay any amount. Liable to, ठीक है, याद रखें अगर ये necessity of life होती ना तो फिर रिकवरी हो सकती है। necessity of life नहीं है, रिकवरी नहीं। लेकिन अगर जो डी ने उधार लिया है अभी उसमें से कुछ पैसे इसके पास हो रिकवर करवा सकता है।
वो रिकवर करवा। देखिए यही लिखा हुआ है कि जो मनी लेफ्ट है, ये वही केस है, वो BMW वाला, वो कहाँ था, बिलियनियर वाला, वो बेटा गया और माइनर था और गाड़ी ले आया, अब शॉपकीपर है, क्या वालिद लायबल है, क्या माइनर लायबल है? क्यों? क्योंकि नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं थी। हाँ, लेकिन जो गाड़ी उसके पास पड़ी, जो भी उसका इंजर पिंजर बाकी बचा है, हाँ जो भी है, वो वापस लेके जा सकता है, जो उसके पास, अगर इसके पास पैसे बचे हैं तो वो लेके, वरना पैसे नहीं बचे तो नहीं लेके जा। यही लिखा होगा कि जो अगर पैसे बचे हुए हैं वो लेके जा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं क्लियर ये? चलिए मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे करते हैं स्टॉप, और बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। लेकिन आपने काम करना है, अब इसमें से निशान लगा के लाने हैं कौन कौन सी केस स्टडी, कौन सा रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन, और अपने माइंड में सारी केस स्टडीज हैं, सारी का लगा दीजिएगा केस स्टडी, सारी के साथ लिखते हैं, इसके साथ भी केस एक एक करके कम से कम। अच्छा एवेल्युएट तो करें कि मैंने जो आपको पढ़ाया सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्या जो निशानियां बताई थी वो पूरी उसको देख के आप डिसीजन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? नहीं, ये आपने चेक करने के बाद यस नो करना है। हाँ जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।